गुड मॉर्निंग 12th क्लास। अपन पहले वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजन चक्र और उसके स्थिरीकरण के बारे में अपन ने पढ़ना प्रारंभ किया था। अपन ने ये भी देख लिया था कि जो पादप होते हैं वायुमंडल के नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं करके नाइट्रेट यौगिकों के रूप में इसका उपयोग करते हैं। फिर आपको मैंने ये भी बता दिया था कि नाइट्रेट का जो होता है नाइट्रोजन का नाइट्रेट में जो परिवर्तन होता है उसको अपन ने क्या कहा था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। भौतिक स्थिरीकरण के बारे में आपको बता दिया था और सहजीवी स्थिरीकरण के बारे में बता दिया था। सहजीवी स्थिरीकरण को एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि सहजीवी स्थिरीकरण के अंदर क्या होता है कि कुछ लेग्यूमिनस पादप होते हैं जैसे चना, मटर, सेब आदि की जड़ों के अंदर क्या पाई जाती है, ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं। इन ग्रंथिकाओं के अंदर राइजोबियम जीवाणु की प्रजातियां रहती हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में क्या कर देती हैं, परिवर्तित कर देती हैं और पौधे उनका फिर उपयोग करते हैं। अब अपने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि ये ग्रंथियों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आज अपन इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे कि राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं वो मटर, चना, सेम लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों में ग्रंथियों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो पहले मैं इसको आपको डिटेल में समझा देती हूँ, फिर इसके नोट्स से आपको दे देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो लेग्यूमिन पादप होते हैं इनकी जड़ों से क्या होता है, एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण होता है। उस रासायनिक पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, लेक्टिन। क्या होता है, यह है लेक्टिन नामक यौगिक का क्या होता है, रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण होता है। और ये रासायनिक पदार्थ क्या करता है, मृदा के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु जो होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। मृदा के अंदर राइजोबियम जीवाणु की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। तो जब इन जड़ों से क्या स्थापित हो रहा है, लेक्टिन। ये लेक्टिन क्या करेगा, जितने भी मृदा के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जीवाणु क्या करते हैं, आकर्षित होकर इन जड़ों तक पहुंच जाते हैं। जब जीवाणु इन जड़ों तक पहुंच जाते हैं तो अब ये राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं, मूल के चारों तरफ जाकर एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होता है जिसको अपन कहते हैं नॉट कारक। नॉट कारक को क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो पादप की जड़ें होती हैं उसे पादप हार्मोन जिसको अपन ऑक्सीन और साइटोकाइनिन कहते हैं उसका स्रावण होता है। अब क्या क्या चीजें आ गई, यहाँ पे पादप की जड़ें हैं, इन्होंने क्या निकाला, अपना लेक्टिन निकाला। जीवाणु जो थे आकर्षित होकर कहाँ पर पहुंच गए, जड़ों तक पहुंच गए। वहां पे जीवाणु ने क्या निकाल दिया, नोट कारक स्थापित किया। और पादप की जड़ों ने क्या स्थापित किया, पादप हार्मोन स्थापित किया। इन सब के प्रभाव के कारण जितने भी इसके मूलरोम होते हैं वो मूलरोम कैसे हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं। इस तरह मूलरोम कैसे हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं। मूलरोम के शीर्ष की जो कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, फिर टूट जाती है और जीवाणु श्लेष्मा के कारण मूलरोम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब जीवाणु मूलरोम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद जो जीवाणु की मूलरोम की जो कोशिका भित्ति होती है वो अंतर्वलित होकर एक तंतु का निर्माण करती है जिसे अपन कहते हैं संक्रमण तंतु। यानी मूलरोम से जो जीवाणु होते हैं मूलरोम के अंदर आ गए। अब ये मूलरोम कोशिका जड़ों की अधिचरण से होता हुआ कहाँ पर प्रवेश करने लग जाएगा, वलकुट के अंदर। वलकुट पर जाने के लिए क्या किसका निर्माण करता है, संक्रमण तंतु का निर्माण करता है। जब ये संक्रमण तंतु मूल के वलकुट तक पहुंच जाता है तो वलकुट में जाने के बाद क्या होता है कि इन जीवाणु के द्वारा वलकुट की कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए होता है उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या होता है, ये उसको इंड्यूस करती हैं, डीएनए की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित करती हैं। वहां पे क्या होता है, डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है। जब डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर जीवाणु क्या निकालते हैं, वृद्धि हार्मोन साइटोकाइनिन निकालते हैं और वलकुट की कोशिकाओं के द्वारा क्या स्रावित किया जाता है, एक ऑक्सीन नामक वृद्धि हार्मोन का स्रावण किया जाता है। और इन सब का प्रभाव क्या होता है कि जो वलकुट की कोशिकाएं होती है उनमें सतत विभाजन होता है, लगातार विभाजन होता रहता है और उस लगातार विभाजन के फलस्वरूप इसका निर्माण हो जाता है, वहां पे ग्रंथिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अब ये ग्रंथिकाओं के निर्माण
निर्माण होने के बाद क्या होता है कि जीवाणु के अंदर एक विशेष प्रकार का और प्रति हार्मोन निकालते हैं जिसे अपन कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, और इसके कारण ग्रंथिकाओं का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब एक चीज आपको इसमें याद रखनी है कि जो सक्रिय जीवाणु ग्रंथिकाएं बन गई, इसके अंदर इन ग्रंथिकाओं का रंग क्या होता है, लाल गुलाबी रंग का हो जाता है। इसका कारण है कि जब जीवाणु कोशिका पादप की जड़ों की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उसको अपन जीवाणुसम या बैक्टीरियोइड कहते हैं। इन जीवाणु की परिजीवाणु भित्ति पर एक हार्मोन, एक वर्णक पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं लैग हीमोग्लोबिन, और इस लैग हीमोग्लोबिन के कारण ये गुलिकाएं जो होती हैं जीवित, वो अपन को लाल और गुलाबी रंग की दिखाई देने लगती है। तो आपका इस तरह के फुल क्वेश्चन आता है कि जीवाणु की जो होते हैं मटर आदि कुल के पौधे की जड़ों में किस प्रकार ग्रंथिकाओं का निर्माण करते हैं। तो इसके स्टेप्स हैं, ये स्टेप सारे स्टेप्स मैंने आपको लिख रखे हैं और फिर आपको इसकी कॉपी के अंदर भी इसके नोट्स भी आपको दे देंगे ताकि आप इसको समझ लो। फर्स्ट नंबर पर अगर इन शॉर्ट के नाम देख लो, सबसे पहले क्या होता है इसमें लेग्यूमेंट पौधे की जड़ें क्या निकालनी है, ग्लाइकोप्रोटीन निकालनी है। मृदा के अंदर क्या पाया जा रहा है, राइजोबियम जीवाणु पाया जा रहा है। राइजोबियम जीवाणु क्या स्रावित करता है, नॉट कलर, ठीक है। पादप की जड़ों से और क्या निकल रहा है, वृद्धि हार्मोन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। इन तीनों के प्रभाव से मूलम क्या हो जाते हैं, इनके शीश मुड़ जाते हैं, हुकनुमा संरचना बन जाती है। अब इनके हुकनुमा संरचना बनने के कारण मूलम की कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, टूट जाती है। टूटने के कारण जीवाणु क्या होते हैं, मूलरोम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मूलरोम के अंदर प्रवेश करके कहाँ पहुंच जाते हैं, जड़ों के बाह्य बलकूट की कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर कोशिकाओं के अंदर क्या करते हैं, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है और उसके कारण कोशिकाओं का सतत विभाजन होता है जिससे ग्रंथिकाओं का निर्माण होता है। फिर ग्रंथिकाओं के अंदर क्या होते हैं, संवहन कुल का विकास हो जाता है। वो संवहन कुल जड़ों के संवहन कुल के साथ जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद एक अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो इसके अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए दो विशेष प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक प्रोटीन तो इसके अंदर क्या होता है, लैग हीमोग्लोबिन होता है और दूसरा होता है नोडुलिन। इनके प्रोटीन्स के नाम आपको याद रखते हैं। पहला प्रोटीन क्या होता है, लैग हीमोग्लोबिन। अभी मैंने लैग हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था कि कहाँ पाया जाता है, कि जीवित गुलिकाओं की ऊपर पाए जाने वाला गुलाबी लाल रंग का वर्णक होता है लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ये ऑक्सीजन को अवशोषित करने का कार्य करता है। ऑक्सीजन को अवशोषित करना क्यों आवश्यक होता है कि अपन आगे की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए एक एंजाइम आवश्यक होता है जिसे अपन नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है कि अगर ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो उसकी उपस्थिति के अंदर ये सक्रिय नहीं हो पाता, ये ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। तो लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स को सक्रिय करने का काम करता है। अगर लैग हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होगा, ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होगा तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स कार्य नहीं करेगा और उसके कारण कोशिकाओं के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होने पाता है। दूसरा इसके अंदर आवश्यक प्रोटीन होता है नोड्यूलिन। ये नोड्यूलिन प्रोटीन ग्रंथिकाओं के निर्माण, नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए आवश्यक होता है। गुड मॉर्निंग 12th क्लास। अपन ने चैप्टर शुरू किया था नाइट्रोजन उपापचय और नाइट्रोजन चक्र। इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि पादप जो होते हैं नाइट्रोजन को सीधे ही वायुमंडल से ग्रहण नहीं करते हैं, वरन वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं या औद्योगिकीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और यौगिकीकरण का मतलब मैंने आपको समझाया था कि ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक के अंदर परिवर्तित कर देते हैं और फिर उस नाइट्रेट यौगिक का अवशोषण करते हैं
जो पादप शरीर के अंदर जाकर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं, उपापचयी क्रियाओं के अंदर भाग लेती है और कोशिकाओं का एक अंग या संगठक बन जाती है। अब प्रश्न आता है कि जो सहजीवी जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार करते हैं। तो आपको पहले ही समझाया था कि कुछ लैग्यूम पौधे जो होते हैं, लेग्यूमिनस फैमिली के पौधे होते हैं, जैसे मटर, चना, सेम आदि की जड़ों के अंदर क्या पाई जाती है, ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं और उन ग्रंथिकाओं के अंदर क्या रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, जिसको अपन ने क्या बोला था, इसके ना राइजोबियम विशेष प्रजाति के जीवाणु रहते हैं। ये राइजोबियम क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिकों के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है, इसके कई चरण हैं, इसको अपन को एक स्टेप बाय स्टेप इन चरणों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो लेग्यूमिनस पादप होते हैं उनकी जड़ों में क्या बन जाती है, छोटी छोटी सी ग्रंथियां बन जाती है। इन ग्रंथियों को अपन ने क्या कहता है, गुलिकाएं कहते हैं और इन गुलिकाओं ग्रंथियों के अंदर क्या रहता है, राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं और इसके साथ साथ वहां पे क्या पाया जाता है, लैक हीमोग्लोबिन। इसको आपको याद रखना है, लैक हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन वर्णक पाया जाता है और नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स पाया जाता है। ये दोनों चीजें जो होती हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए अत्यधिक आवश्यक होती हैं। कौन सा, लैक हीमोग्लोबिन और दूसरा नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स। अब जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स होता है, ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स क्या होता है, वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को एटीपी के साथ मिलकर किसे बदल देता है, अमोनिया के अंदर बदल देता है और फिर इसके बाद ये अमोनिया आती है। ये अमोनिया विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा अमोनिया अमीनो अम्लों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इसके कन्वर्ट होने के बाद आगे की प्रक्रिया में अपन पढ़ेंगे, फिर इससे नाइट्रेट का निर्माण होता है। तो अब इसमें अमोनिया का उपयोग और उसका किस प्रकार से इसका क्रिया होती है नाइट्रेट में कन्वर्ट करने की, उसका सबसे प्रथम चरण आता है अमोनिया स्वांगीकरण, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के जो फर्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, अमोनिया स्वांगीकरण। अमोनिया स्वांगीकरण में क्या आता है कि जो पौधे के अंदर अमोनिया और अमोनियम आयन ये पादप के अंदर जाते हैं, लेकिन ये पादप क्या होते हैं, विषाक्त होते हैं। इसलिए ये दोनों आयन क्या करते हैं, भूमि के अंदर उपस्थित कार्बनिक अम्लों के साथ जुड़कर किसका निर्माण करेंगे, अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। यानी सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया और अमोनियम आयन मृदा के अंदर उपस्थित कार्बनिक अम्लों के साथ मिलकर एमिनो अम्लों का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्लों के जो निर्माण की क्रिया होती है दो प्रकार से संपन्न होती है। पहला स्टेप इसमें क्या होता है, अपचयनशील अमीनीकरण। इसको याद रखना है, अपचयनशील अमीनीकरण। अपचयनशील अमीनीकरण में क्या होता है, अमोनिया अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, याद रखने वाली चीजें फिर आ गई, अमोनिया अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के साथ मिलकर सबसे पहले क्या बनाती हैं, ग्लूटामिक अम्ल बनाती है। ये ग्लूटामिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी ग्लूटामिक अम्ल से आगे की प्रक्रियाओं में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों का निर्माण होता है। इसके बाद इसका दूसरा चरण आता है ट्रांसएमिनेशन। इसमें एक ए से मतलब होता है अमीनो, एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह कीटो अम्ल के साथ स्थानांतरित हो जाता है। यानी अमीनो समूह किसको स्थानांतरित हो जाता है, ऐसे अम्ल जिसमें कीटो समूह पाया जाता है उसको स्थानांतरित हो जाता है और नए अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। अब इसमें एक चीज में ध्यान दें, इसमें कई बच्चे कह रहे हैं कि उसको बोर्ड पे लिखी हुई चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इसके लिए क्या करना है उनको कि जब भी वो अपना ये वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपने पास सामने किताबें उसको खोलकर रखें। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप इसे पूछ भी सकते हैं और किताबों के अंदर भी देख सकते हैं। तो किताबों को भी आप सामने रखेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अब इसके बाद इसका सेकंड स्टेप आता है, इसके नाम अमोनिया स्वानीकरण के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण का सेकंड स्टेप आता है अमोनीकरण। अमोनीकरण से मतलब क्या होता है कि मृदा में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक सूक्ष्म जीव होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों को अमोनिया के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रोटीनस यौगिक का अमोनियम के अंदर
रूपांतरण क्या कहलाता है, उसका अमोनीकरण कहलाता है। ये अमोनीकरण मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है और ऐसे जीव जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं उसको अपन कहते हैं प्यूट्रीफाइंग जीवाणु। क्या बोलते हैं उसको अपन? प्यूट्रीफाइंग जीवाणु कहते हैं। अब ये प्रक्रिया भी 2 चरणों के अंदर पूरी होती है। पहला चरण इसका आता है प्रोटीन का अपघटन। नाम से स्पष्ट है, जो प्रोटीन होता है उसका अपघटन किया जाता है, यानी इसको सरल अमीनो अम्लों के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? क्लस्ट्रोडियम और सूडोमोनास जीवाणु के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये जीवाणु अमोनिया जो प्रोटीन होता है इसको सिंपल अमीनो अम्लों में विघटित कर देते हैं। दूसरी प्रक्रिया आती है विअम्लीकरण। इस प्रक्रिया में जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको बेसिलस जीवाणु जो होते हैं वो उसको किससे परिवर्तित कर देते हैं? अमोनिया गैस से परिवर्तित कर देते हैं। यानी अमोनीकरण की प्रक्रिया के अंदर क्या शामिल श्रृंखला? जो प्रोटीन होते हैं वो सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा उनका अपघटन किसमें कर दिया जाता है? अमोनिया गैस में कर देते हैं और ये अमोनिया क्या करती है? वातावरण के अंदर मुक्त हो जाती है और मृदा के अंदर चली जाती है और मृदा में जाकर अमोनिया आगे वाले चरण अपन पढ़ेंगे नाइट्रेट यौगिक में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसको पौधों के द्वारा ग्रहण या अवशोषित कर लिया जाता है। पॉज करना। क्लास अपन पढ़े थे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने नाइट्रोजन स्थिरीकरण के 2 स्टेप पढ़े थे। एक तो अपन ने पढ़ा था अमोनिया का स्वानीकरण और दूसरा कलर था अमोनीकरण। आज अपन इससे करेंगे तीसरा स्टेप नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या होता है? नाम से स्पष्ट है कि अमोनिया गैस के नाइट्रेट यौगिकों में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण कहलाती है। यानी अमोनिया गैस का नाइट्रेट यौगिकों में परिवर्तित करना या नाइट्रेट के अंदर परिवर्तित होना क्या कहलाएगा? नाइट्रीकरण कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या करती है? विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा कहाँ पे संपन्न हो रही है? मृदा के अंदर ही संपन्न हो रही है। विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा संपन्न होती है। इस प्रक्रिया के भी 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण के अंदर क्या होता है कि मृदा के अंदर जो नाइट्रोसोमोनास जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोसोमोनास जीवाणु जो अमोनिया होती है इसको किसे कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस क्रिया के अंदर जल और ऊर्जा निकलता है। इसके बाद जो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु होते हैं वो इस नाइट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं और वो नाइट्रेट पादपों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और इसके बाद एक दूसरी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या होता है? जो नाइट्रेट यौगिक होते हैं वो टूट जाते हैं। वो क्रिया अपनी क्या कहलाएगी? विनाइट्रीकरण। यानी ऐसी क्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रेट और नाइट्रेट यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में अपघटित किया जाता है उसको अपन कहते हैं विनाइट्रीकरण। यानी नाइट्रोजन ये नाइट्रीकरण का एकदम उल्टा क्या हो गया? विनाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में अपना क्या बन रहे थे? नाइट्रेट और नाइट्रेट यौगिक बन रहे थे, लेकिन विनाइट्रीकरण के अंदर जो नाइट्रेट है और नाइट्रेट यौगिक है ये दोनों क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं और अपघटित होने के बाद इसमें से नाइट्रोजन गैस निकलती है और वो नाइट्रोजन गैस वातावरण के अंदर मुक्त हो जाती है। अब ये प्रक्रिया भी किसके द्वारा होती है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है और इसमें नाम आपको याद रखना है कि बेसिलस थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस ये दोनों के दोनों जो जीवाणु होते हैं वो क्या कर देते हैं? जो अपनी नाइट्रेट और नाइट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजन के अंदर इसको तोड़ देते हैं, विघटित कर देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी किसके अंदर संपन्न हो गई? इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर ये वाली प्रक्रिया पूरी आपको सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे। अब इसके बाद अभी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए 2 प्रोटीन आवश्यक होते हैं। एक होता है लैक हीमोग्लोबिन और दूसरा होता है न्यूक्लियोलिन प्रोटीन। लैक हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि लैक हीमोग्लोबिन क्या होता है और कहाँ पाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है। तो जो लैक हीमोग्लोबिन होता है वो लेग्यूमिनस पादपों की जो क्रियाशील गुलिकाएं रहती हैं, सक्रिय ग्रंथिकाएं बनती हैं इनकी जड़ों पर और स्तंभ पर, तो वहां पर एक गुलाबी रंग का वर्णक पाया जाता है।
ये वर्णक क्या कहलाता है आपका? लाइक हीमोग्लोबिन कहलाता है। ये वर्णक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन को अवशोषित करने का कार्य करता है। इसका कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मैंने आपको बताया था एक एंजाइम होता है, नाइट्रोजीनोस एंजाइम्स होता है। ये नाइट्रोजीनोस एंजाइम ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए सक्रिय नहीं रहने पाता, यानी अगर ऑक्सीजन रहती है तो नाइट्रोजीनोस होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के अंदर सक्षम नहीं रह पाता। अब ये जो लाइट हीमोग्लोबिन होता है, लाइट हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, यानी ये ऑक्सीजन को अवशोषित करके नाइट्रोजीनोस एंजाइम्स को सक्रिय करने का कार्य करता है। यदि गुलिकाओं या ग्रंथिकाओं के अंदर लाइट हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन नहीं होगा तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होने पाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट प्रोटीन अपना आता है न्यूडिलिन प्रोटीन आता है। ये न्यूडिलिन प्रोटीन गुलिकाओं की संरचना के अंदर और नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के अंदर आवश्यक होता है।